नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि इसमें आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच सरकार एमएसपी पर चर्चा के लिए किसानों से 5 नाम मांगे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन पर पीएचडी छात्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का आरोप है कि 2020 में जब पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी को संबोधित किया था, तो उसने उनकी तारीफ करते हुए मीडिया में बयान दिया था, जिसके बाद से उसे डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा गया है। अब पीएचडी के छात्र दानिश रहीम ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। वही एएमयू प्रशासन का कहना है कि छात्र को गलती से गलत नाम की डिग्री दे दी गई थी। छात्र को डिग्री सही करने के लिए नोटिस भेजा गया है। करतारपुर गुरुद्वारे में मॉडलिंग मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है, इस तरह की घटना से सिख धर्म को मानने वाले की भावनाएं आहत हुई है। साथ ही पाकिस्तान से कहा गया है कि वो इस घटना की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। मथुरा में तनाव को लेकर सीआरपीएफ डीजी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। दरअसल एक धर्म विशेष ने दूसरे धर्म विशेष से जुड़े धर्मस्थल पर 6 दिसंबर को कार सेवा करने का ऐलान किया है। आज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड में होंगे, जहां वो विजय रथ पर सवार होकर मिशन बुंदेलखंड की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय विजय रथ यात्रा के पहले दिन आज वो बांदा और महोबा में रहेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 6 बड़ी यात्रा निकालने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इन यात्राओं की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी यात्राओं में शामिल होंगे। इस यात्रा के जरिए बीजेपी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाएगी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। यूपी के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते से होगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो सकती है। इस दौरान गठबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगा। 4 दिसंबर को कैप्टन जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर है, जहां आज वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगी। इस दौरान उनके साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को ममता ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है। सदन में नियम 193 के तहत कोरोना और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा संभव है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सवालों के जवाब देंगे। आज से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन लागू हो गई है। इसके तहत रिस्क वाले देशों से आ रहे यात्रियों को 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में ओमाइक्रॉन ने दहशत मचा रखी है। ऐसे में मुंबई से साउथ अफ्रीका आए 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की दहशत के बीच सिक्किम में विदेशी नागरिकों की एंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया है। सिक्किम बाहरी पर्यटकों की एंट्री बैन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के खतरों के बीच युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। हेल्थ वर्करों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आईसीयू की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि अभी तक ओमाइक्रॉन का एक भी मामला दिल्ली में सामने नहीं आया है। बिहार के दानापुर में हर्ष फायरिंग में वार्ड 15 से पार्षद सुजीत कुमार की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में ये फायरिंग पूर्व आर्मी के जवानों ने की थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 लाइसेंसी राइफल और पिस्टल भी जब्त की गई है।
ठाणे के भिवंडी से पुलिस ने 40 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग अलग जगह रह रहे थे। पुलिस ने सभी के पास से 28 मोबाइल, पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड भी जब्त किए हैं। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग से एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज 19 नवंबर का बताया जा रहा है। हालांकि पिटाई के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। अब एसटीएफ ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पेपर का एक सेट, 6 एडमिट कार्ड और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक कार्टून पोस्ट किया गया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। मामले में एसपी नेता ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ग्रुप एडमिन समेत 49 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, कोविड को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर आज लोकसभा में चर्चा होनी है और नियम 193 के तहत सदन में महामारी पर बहस होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की है और सदन में स्वास्थ्य मंत्री जवाब भी रखेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है और इसे रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में जानकारी दी कि फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है और इसके बावजूद सरकार ने सतर्कता बरतते हुए विदेश में भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं और इन नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सूचना देनी होगी और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यात्रा से पहले ही यात्री एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अपलोड उनको करना होगा। तो सदन में नियम 193 के तहत कोरोना पर चर्चा की जाएगी। हालांकि यहां पर वोटिंग नहीं होगी, लेकिन तैयारियों और इंतजामों पर मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो जवाब देंगे और क्या कोशिशें की जा रही हैं इस बारे में भी बाकायदा पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं आज एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बताएंगे। उधर MSP पर चर्चा के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे से 5 लोगों को नाम देने को कहा है। 5 लोगों का नाम देने को कहा है जो MSP पर चर्चा के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें शामिल होंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार से कोई लिखित मांग अभी तक उनके पास नहीं आई है, लेकिन सतनाम सिंह ने कहा है कि MSP पर बात करने के लिए सरकार ने 5 नाम मांगे हैं जो सरकार को देने हैं। तो वही बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 3 दिवसीय विजय रथ लेकर आ रहे हैं और बांदा महोबा में वो रहेंगे। 2 दिसंबर को ललितपुर और 3 दिसंबर को झांसी होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी को लेकर अखिलेश यादव की बुंदेलखंड की 19 सीटों पर नजर है और इन सभी सीटों पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा बुंदेलखंड में 4 लोकसभा सीटें हैं, चारों पर बीजेपी का कब्जा है। अखिलेश इन सभी सीटों पर जोर आजमाइश कर रहे हैं और अखिलेश का मिशन बुंदेलखंड 1 दिसंबर को महोबा पहुंचेगा। एसपी का विजय रथ जिसके बारे में आपको बता रहे हैं और मिशन बुंदेलखंड बहुत अहमियत रखता है। 19 विधानसभा सीट है, 4 लोकसभा सीट है, बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अखिलेश सैनमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करतारपुर की करेंगे। करतारपुर में एक विवादित फोटोशूट हुआ है जिसको लेकर अब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में एक मॉडल के फोटोशूट पर विवाद छिड़ गया है। गुरुद्वारा कैंपस में एक मॉडल ने सिर ढके बिना ही तस्वीरें खिंचवाई और इसको लेकर सिख संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है और इस मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को बताया है कि इस निंदनीय घटना से भारत समेत दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी इस मामले की ईमानदारी से जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि पाकिस्तानी मॉडल ने सोशल मीडिया पर फोटोशूट के लिए ट्रोल होने के बाद लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगी है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके राज्य की कुछ बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर थी, इसलिए केंद्र सरकार कश्मीर से 370 हटा पाई। अगर हम सरकार में होते तो 370 नहीं हटने देते। किश्तवाड़ में उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद बीजेपी से गठबंधन नहीं करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हटने के जो फायदे केंद्र ने बताए थे वैसा कुछ होता नहीं दिख रहा। कश्मीर के लोग पीडीपी के बीजेपी से हाथ मिलाने की सजा भुगत रहे हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता। उमर अब्दुल्ला ने हाल में ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस साथ नहीं देती तब भी उनकी पार्टी 370 बहाली की लड़ाई अकेले लड़ेगी। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का विजय रथ अब बुंदेलखंड से गुजरेगा। इस रथ में सवार होकर अखिलेश यादव मिशन बुंदेलखंड का आगाज करेंगे। अखिलेश यादव पहले हेलीकॉप्टर से बांदा पहुंचेंगे और उसके बाद विजय रथ में सवार होकर महोबा आएंगे। 2 दिसंबर को अखिलेश ललितपुर पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश का विजय रथ 3 दिसंबर को झांसी में होगा। पिछड़े हुए इलाके बुंदेलखंड में पिछले चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों में से सभी 19 सीटें जीती थीं, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहां 19 में से 6 सीटें जीती थीं। अखिलेश गरीबी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर बुंदेलखंड में मिली पिछली हार को जीत में बदलना चाहेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी का विजय रथ चल रहा है तो वहीं बीजेपी ने भी 6 बड़ी यात्राएं निकालने का फैसला किया है। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी जनता को योगी सरकार की उपलब्धियां बताएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी यात्राओं की अगुवाई करेंगे। ये यात्राएं अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरेंगी। क्या 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में किसान आंदोलन खत्म करने पर फैसला हो सकता है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पंजाब के कई किसान नेता अब बिल वापसी के बाद घर वापसी के लिए तैयार हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई जारी रहेगी, कोई कहीं नहीं जाने वाला। ये एमएसपी के बगैर नहीं जाएगा किसान। क्या उनके जाने से आंदोलन कमजोर पड़ेगा? कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। क्या जैसे कानूनों हाँ होने दो वहाँ बैठे नेताजी, जैसे आपने कृषि कानूनों के लिए देशव्यापी आंदोलन किया, ऐसे क्या एमएसपी के लिए? हाँ करेंगे, पूरे देश में भी आप आंदोलन करेंगे। वहीं किसानों में अब 2 फाड़ दिखने लगे हैं। कुछ किसान नेता कहने लगे हैं कि टिकैत जैसे नेता सियासत कर रहे हैं, किसानों को अब आंदोलन खत्म कर घर चले जाना चाहिए। कुछ नेता जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जैसे यूपी के एक मेरे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो चुके हैं जो अर्धगलन बयान भी देने का काम करते हैं और इस आंदोलन को शुरू से नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे हैं। वहीं इस बीच सरकार ने एमएसपी पर कमेटी के लिए किसानों से 5 नेताओं के नाम मांगे हैं। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने बागपत के बड़ौत से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से इस साल का पेपर भी बरामद हुआ है। यूपी टीईटी की परीक्षा में पेपर आउट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक सेट यूपी टीईटी का पेपर 2021, 6 अदद एडमिट कार्ड, यूपी टीईटी पेपर 2021, 3 अदद स्मार्टफोन, 500 रुपये नकद आदि बरामद हुए। इससे पहले टीईटी पेपर लीक केस में पेपर बेचने वाले 3 लोगों को शामली से गिरफ्तार किया गया था। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 29 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सीएम के निर्देश के बाद पेपर लीक मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है, लेकिन परीक्षा रद्द होने से 21 लाख से ज्यादा छात्रों को झटका लगा है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और बहुत दूर दूर से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे।
मथुरा में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो, इसलिए पुलिस ने मथुरा में धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में घुसकर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक किए जाने की घोषणा की है। इसके पहले पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे किसी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है। जनपद में धारा 144 लागू है और किसी भी हाल में यहाँ पर संगठित होकर किसी प्रकार का कार्यक्रम करने की जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार के लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कारक बन सकते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद वासियों से सभी से अपील है कि इस प्रकार के किसी भी आह्वान की ओर ध्यान न दें। यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए ऐसा कोई प्रयास करता है तो उनकी गतिविधियों पर हम नजर रखे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों और संगठनों पर बहुत कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। माहौल न बिगड़े इसलिए पुलिस ने मथुरा की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के साथ साथ आसपास के इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी शुरू कर दी है। प्रशासन की कोशिश है कि दोनों समुदायों के बीच किसी तरह का विवाद न बढ़े। और न्यूज उधर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। बड़ी खबर की बात करेंगे। एएमयू के पीएचडी छात्र दानिश रहीम को पीएम मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ गया है। पीएचडी स्कॉलर ने एएमयू प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने उन्हें पीएचडी की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। दानिश ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है और इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी से भी मदद की अपील की है। वहीं एएमयू प्रबंधन का कहना है कि छात्र को गलती से गलत नाम की डिग्री दी गई थी, जिसे सही कराने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। अब दानिश का कहना है कि उन्हें 9 मार्च 2021 को डिग्री मिली थी और करीब 6 महीने बाद उन्हें डिग्री लौटाने के लिए नोटिस भेजा गया है। दानिश का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया था उसकी उन्होंने तारीफ की थी, जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं पीड़ित पीएचडी छात्र दानिश ने क्या आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 दिसंबर 2020 को एएमयू को संबोधित किया था, तो उस विषय में मैंने उनकी तारीफ करते हुए कि जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं मजबूती से, मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू को मेरे चेयरमैन ने देखा था और मेरे वाइवा से ठीक 2 या 3 दिन पहले, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो इंटरव्यू दिया है और देश के पीएम की तारीफ की है और भाजपा की तारीफ हुई है एक तरीके से, तो तुम मुझे राइट विंग के आदमी लगती हो। पता नहीं इस सब में जहांगीर वारसी साहब को मेरे अंदर क्या ऐसी बुराई नजर आई। उन्होंने कहा कि भविष्य में तुम्हें इस चीज़ का नुकसान होगा, जो इंटरव्यू तुमने दिया है भविष्य में इसका नुकसान होगा। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है। डिग्री मुझे मिल गई, 6 महीने हो गए, मेरी सीनियर को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मारिया नईम को, लेकिन 4 अगस्त को जहांगीर वारसी ने एएमयू को मैनिपुलेट करते हुए हायर अथॉरिटी, स्पेशली वाइस चांसलर साहब और कंट्रोलर साहब को आधा मिसगाइड किया, आधी सच्चाई दिखाकर मेरे खिलाफ और मारिया के खिलाफ एक नोटिस निकलवा दिया, जिसमें हमसे ये कहा गया कि आप अपनी लिंग्विस्टिक की डिग्री सरेंडर कर दें और लैम की डिग्री ले लें। दानिश के आरोपों पर एएमयू प्रबंधन की क्या सफाई है, उसे भी आपको सुनाते हैं। भाषा विज्ञान जो हमारा विभाग है वो 2 पीएचडी की डिग्री होती हैं, एक एमए लिंग्विस्टिक्स में, एक एमए लैम में। तो इसने एमए लैम में किया था, तो इसको डिग्री जो मिलनी थी, पीएचडी इसने कंप्लीट कर लिया, इसको डिग्री लैम की मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गलती हुई लिखने में, और उसको चूंकि भाषा विज्ञान डिपार्टमेंट जो 2 डिग्रियां कराता है, तो उसमें बजाय इसके लैम की जगह भाषा विज्ञान लिख गया। तो अब उसको यूनिवर्सिटी ने करेक्ट कर दिया, उसके करेक्ट करने की कोशिश करके इसको मार्कशीट दे दी जाएगी। इसका राजनीति से या किसी से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में एक मॉडल के फोटोशूट पर अब विवाद छिड़ गया है। गुरुद्वारा कैंपस में एक मॉडल ने सिर ढके बिना ही तस्वीरें खिंचवाई हैं और इसे लेकर सिख संगठनों ने कड़ा एतराज जताया और इस मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को बताया है कि इस निंदनीय घटना से भारत समेत दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी इस मामले की ईमानदारी से जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि पाकिस्तानी मॉडल ने सोशल मीडिया पर
फोटो शूट के लिए ट्रोल होने के बाद लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी भी मांगी है। आज एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनेगी। उधर एमएसपी पर चर्चा के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे से 5 लोगों को नाम देने को कहा है, जो एमएसपी पर चर्चा के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें शामिल होगी। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार से कोई लिखित मांग अभी तक उनके पास नहीं आई, लेकिन सतनाम सिंह ने कहा है कि एमएसपी पर बात करने के लिए सरकार ने 5 नाम मांगे हैं। बिल वापसी तो घर वापसी, अब रास्ते खुलने चाहिए। क्या उनके जाने से आंदोलन कमजोर पड़ेगा? जिसको जाना है वो जा सकता है। 2 कदम आगे बढ़ कर संयुक्त मोर्चे ने इस माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। ये एमएसपी के बगैर नहीं जाएगा किसान। ये किसान आंदोलन में फूट का ट्रेलर है। संसद में जैसे ही सरकार ने नए कृषि कानून बिल को वापस लिया, वैसे ही आंदोलन कर रहे किसान गुट में आपसी फूट पड़ने लगी। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। एक तरफ राकेश टिकैत अभी भी आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके एक साथी अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। पहली आवाज उठी है चढ़ूनी गुट की ओर से। जनता जो आज परेशानी, जो कारोबारियों ने, छोटे दुकानदारों ने परेशानी उठाई है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के संयुक्त मोर्चे ने इस माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता ने नहीं, जो किसानों ने मिलजुल कर लड़ने का आंदोलन का काम हुआ है। और इसमें मैं फिर कहूँगा, कुछ नेता जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जैसे यूपी के एक मेरे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो चुके हैं। चढ़ूनी अपने पूरे गुट के साथ इस आंदोलन में टिकैत के साथ रहे, लेकिन अब सरकार के बदले रवैये से उनकी बोली बदलने लगी है। जबकि टिकैत खुद अड़े हुए हैं, ये सारी बातें उन्हें अफवाह लगती है। ये जो अफवाह चला रहे हैं, ये अफवाहें चल रही हैं। मुकदमे वापसी, एमएसपी से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा, न यहाँ से मोर्चे खाली हो रहे हैं। ये अफवाह शनिवार तक चलेगी। शनिवार के बाद में दूसरे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ते का पैकेज है, ये चलेगा। तो किस तरह की रणनीति है? रणनीति है हमारी 4 तारीख में एसकेएम की मीटिंग है और 4 तारीख में आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा हम तैयार करके बता देंगे। टिकैत को ये सारी बात